I'm starting with the revision of sectors of Indian economy as per what we can expect in exams. It's a pure revision, a quick one-shot revision. So when we say sectors of economy means जो लोग हमने बात किया था in the first chapter development, and we said that a country's development is assessed by the per capita income. तो ये जो per capita income है, from where does it come? And how do we calculate कि हमारी पूरी इतनी बड़ी कंट्री जिसमें 1.5 बिलियन पीपल रहते हैं, what is their income? How do we classify them? और उसको हम बोलते हैं sectors of Indian economy. See, all the people, even एक इंसान सो रहा है वो भी एक action है. So all the activities which we perform in our life is divided into economic and non-economic activities. Economic, which we do for our food, earning, which we do for regular basis, which is added to the GDP, and non-economic, everything which we do for self-satisfaction, just for ourselves, like cooking food for the family. It is not added to any income. And इस economic activities को हम लोग divide करते हैं on the basis of the goods and services they produce. मतलब उसमें क्या सामान बनता है उसके according हम उसको divide करते हैं into primary, secondary and tertiary services. और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी है, इन सब का जो सोर्स है वो होता है हमारा नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द रूरल टू टाउन्स टू सिटीज, सारे डेटास को इकट्ठा करता है एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट कि ईच व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर इज ऑल where the goods are produced by exploiting the nature directly. यानी agriculture and related dairy farming, forestry, everything comes under primary one. Whereas हमारा जो secondary है, it is everything which is manufacturing, जहां हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया है. एंड टेरिशरी इज इट इज नॉट एक्चुअली गुड्स और इट इज सर्विस सेक्टर बोलते हैं. प्राइमरी को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टेरिशरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं. मींस ये जो बाकी दोनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों को वो हेल्प करता है. नाउ अब हम इनको कैसे काउंट करते हैं? ऑलरेडी वी हैव स्पोकन की नेशनल सैंपल, जो हमारा एनएसओ है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, इट गेट्स द स्टेटिस्टिक्स, it gets the data. तो हम क्या करते हैं? We get the data from all the sectors and हम इसका sum total लेकर चलते हैं. The final goods. अब now what is final goods? Now आपके पेपर में आता next question. What are final goods? The final goods are the goods which are ultimately consumed by the consumer. मतलब उसके बाद उसका कोई और तोड़ नहीं हो सकता. अब शुगर है, लेट अस टेक शुगर, चीनी को हलवाई भी यूज करता है, चीनी को कोको कंपनीज भी यूज करती हैं, चीनी को हम भी यूज करते हैं. बट व्हेन वी आर यूजिंग, वी आर द फाइनल, बिकॉज उसके बाद उसका कोई कंजम्पशन नहीं होता. Whereas when the sugar is produced, it will be sold to the market for direct consumption. It will be sold to the
restaurants, it will be sold to the caterers, to the sweet shops. तो when they are, अब आप स्वीट खरीदते, तो जब स्वीट खरीदते हो तो स्वीट की कीमत में शुगर की कीमत ऑलरेडी होती है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्वीट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वहां पर, तो दैट इज टेकन एज द फाइनल गुड्स। एंड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल होते हैं उनको ऐड करके हम जीडीपी को टोटल करते हैं। और किसी भी कंट्री का जीडीपी टेल्स द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एवरीथिंग। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, व्हाई ओनली, अगर हम फाइनल नहीं करते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं अच्छा चीनी बिकी थी टू द रेस्टोरेंट, उसकी भी कीमत और मतलब कि जो हमारा स्वीट है उसकी भी कीमत डालेंगे तो डबल काउंट हो जाएगा। बिकॉज इन द स्वीट, व्हेन वी आर बाइंग द स्वीट, तो हम स्वीट के अंदर वो स्वीट जिससे भी बना हुआ है उस हर चीज की कीमत दे रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी टेक ओनली द फाइनल गुड्स। In the earlier period, primary sector was the only important source. क्योंकि उस वक्त में, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, पुट इट ऑन द लेफ्ट साइड, देयर हैज बीन अ हिस्टोरिक चेंज इन द सेक्टर्स। तो आपको इसमें प्राइमरी सेकेंडरी से टेरिशरी में कैसे गया ये लिखना है। ये 3 पॉइंट्स। पहले तो पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग, फिर जब इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज आई, तो पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज और प्राइमरी में थोड़ा कम हुआ। बट फॉर द पास्ट 100 years there has been a development in transport, health, insurance, education, advertisements। तो इनमें भी अब जो लोग हैं they have started working। Why tertiary service sector is becoming very important? 3 marker question. Why it is becoming important? Because now we need hospitals, educational institutions, postal and telegraph, defense। अगर हम एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना चाहते हैं तो भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। देन as our incomes are rising, we need better service। आज हम बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, टुडे वी वांट टू ईट आउटसाइड। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। एंड देन there has been improvement in the IT services। Now we all want to use mobiles, we all want to use laptops, और इसीलिए the service sector is becoming more important। But there is a paradoxical situation। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन हो सकता है। What is paradoxical situation? मतलब अगर हम इनकम को देखें, 1973 और 2019 को, आपके बुक में एक ग्राफ बना हुआ है। इन 1973 प्राइमरी वाज द मतलब कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम एंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट इन 2019 टेरिशरी इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी में ही है। दैट इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। और प्राइमरी में होना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स में जो पैसा होता है वो कम होता है। द पीजेंट हु इज वर्किंग इन एन ऑन अ फार्म, उसको कम सैलरी मिलती है दैन टू अ पियोन। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एंड देन प्राइमरी में कई जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, देयर इज नो नीड ऑफ सो मेनी पीपल। So if we are improving the employment in tertiary, so the income of our country's people will increase. In the all the sectors, whether it is primary, secondary, unemployment एक situation है। What is unemployment? A person has achieved graduation but has not got the job. A person wants to work but does not get the job। ये आपका
डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लीज पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म, मैंने नोट भी डाल दिया है। डिस्गाइज्ड आपका होता है व्हेन यू एक्चुअली वहां पर जरूरत नहीं है, बट पीपल आर वर्किंग बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। बट अगर हम देखते हैं इनकम, तो 5 जनों की भी इनकम उतनी है जितनी 2 की होगी। मतलब अगर उन 3 जनों को हम हटा देते हैं तो भी उस एरिया से उतनी ही इनकम आएगी। लाइक इन द एग्रीकल्चर we have people who might be working, but actually their work is not, their labor is not required. अगर हम उनको हटाकर कहीं और एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो देयर वुड बी डबल इनकम, एक वहां से जो उनका फार्म है और दूसरा जहां उनको नौकरी मिल रही है। इन सेकेंड इज सीजनल, मतलब इन अ स्पेसिफिक पीरियड में the work is not there, like in the agriculture सीड सोइंग करने में, टिलिंग द सॉइल, उस वक्त मतलब कि लोगों की जरूरत होती है, बट बाद में नहीं होती, देन हार्वेस्टिंग में होती है। तो वो जो बीच का पीरियड होता है, पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड। सिमिलरली इन द अर्बन एरियाज, जब बारिश होती है, मॉनसून होता है, तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर देती है। सो दोज हु आर वर्किंग इन दोज एरियाज, उनको जॉब नहीं मिलती है। और ये लोग होते हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, आज काम किया आज पैसा मिला, they don't have a regular income. So now, how can we create employment? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले हमारा था प्लानिंग कमीशन। I've written on the left. You can watch each and every word which is written on this slide. Everything on the board. Now the planning commission. Abhi recently there was a meeting just 3 days back. नीति आयोग जिसके मेन चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट, मतलब कि ऑल द स्टेट्स, एंड जो आपके मेजर एरियाज हैं उनमें जो लोग काम करते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। एंड दे ट्राई टू प्लान इन सच अ मैनर कि देयर इज मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर जनरेशन ऑफ इनकम। तो अब there can be banks and financial institutions specifically in the rural area, और उनको अगर सस्ते दामों में सामान मिलता है तो मे बी द स्मॉल फार्मर्स आर हेल्प्ड। गवर्नमेंट नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट, उनको करना चाहिए। like in there are many areas those which are not motorable roads, in the in some of the areas जहां आपके फार्म्स हो जाते हैं लेकिन देयर इज नो स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज खोला जाए तो कई सामान हमारे जो है उससे जो लोग उस चीज उससे जुड़े हुए हैं उनको जो मिल सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर सकते हैं लाइक फ्लोर मिल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेवलपिंग टूरिज्म एंड एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अगर हम टूरिज्म एंड एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को डेवलप करते हैं, वी आर एबल टू क्रिएट मोर देन 35 लाख जॉब्स। क्योंकि टूरिज्म होगा, लोकल खाना, लोकल आर्टिसंस, लोकल जो एरिया सब डेवलप होगा, देन दे विल गेट द जॉब ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी। जो लोग खुद का काम करते हैं दे कैन ऑल्सो, when you go to the tourist spot you might have seen we buy something souvenir वहां का, तो जो लोकल आर्टिजन होते हैं उनको काम मिल सकता है। इफ यू आर डेवलपिंग एजुकेशन, तो एक तरफ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जो है वो डेवलप होता है, दूसरा एनीवन हु इज रिलेटेड टू एजुकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको जॉब मिलता है। कंस्ट्रक्शंस होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो लेबर्स को जॉब मिलता है। सिमिलर इज विद आपके हेल्थ सेक्टर्स। हेल्थ सेक्टर एक है लेकिन आप सोचो अगर एक जगह पे एक हॉस्पिटल है तो उसे बनाने के लिए, फिर उसको चलाने के लिए, फिर डॉक्टर्स, नर्सेज, आपके डिस्पेंसरी, और फिर जो दवाइयां उसको मतलब कि मैन्युफैक्चर करेंगे तो फार्मा इंडस्ट्रीज, यानी कि वन सिंगल सेक्टर और वो सबको लेकर चलता है। तो दिस इज
classification of sectors on the basis of goods they produce, goods and services. Second होता है classify sectors on the basis of working condition. है यही मेन प्राइमरी सेकेंडरी है, लेकिन इनको भी हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. लेकिन जैसे आपके जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर्क इन डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. और जो लोग टेरिशरी जैसे बैंकिंग हो गया इनमें काम करते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है एंड यू हैव टू पुट इट इन द टैबुलर फॉर्म. Organized, जहां when you join, you are given an appointment letter. The company, the organization is registered with Government of India. They follow all the law. जो लोग वहां काम करते हैं, they get the leave, they get holidays, they provide facilities like PPF, that is Provident Fund, medical, gratuity. मतलब वहां जो लोग काम करते हैं उनको हर तरीके से जो है फैसिलिटीज मिलती हैं और उनको जॉब से नहीं निकाला जाता. वेयरएज जो डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उनके अंदर देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन. ऑल द जो जितने भी आपके ठेले वाले हैं, वेंडर्स हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, दे आर अनरजिस्टर्ड. देयर इज नो लॉ, देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी. इवन 2 दिन मतलब कि वो लोग ऑफिस नहीं जा, मैं 2 दिन अगर वो दुकान नहीं जाते उनको नौकरी से निकाल देते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू प्रोटेक्ट दीज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. बहुत ही रिपीटेड रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड रहा है ये क्वेश्चन. हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. द गवर्नमेंट needs to protect the small scale. जहां आपका disorganized है उसके लिए the government needs to put some law. अभी गवर्नमेंट ने MSME के रूल्स बनाए हैं. MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एंड दे आर ट्राइंग कि इनको क्लस्टर में बना के इनको कुछ रूल्स, इनको रूल्स के अंडर लेकर आए. जहां आपके डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जुड़े हैं, वहां थोड़ा लेबर लॉ को थोड़ा और इंप्लीमेंट करें. गवर्नमेंट कैन इंप्रूव क्रेडिट फैसिलिटी, जिससे कि अगर लोग कहीं नौकरी नहीं करना चाहते, दे कैन हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो देयर आर सो मेनी वेज द गवर्नमेंट इज डूइंग इट, बट इट स्टिल नीड्स टू डू. अभी और भी करना है. This question is also connected to one of the next chapter, globalization. वहां पर भी the same question is there. There it is in more in depth. Because disorganized sectors, हमारे जितने organized sectors है ना, they are कहीं ना कहीं, जैसे for example एक कंपनी है जो कि अभी जैसे for example बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है. हमारे यहाँ पर जो H&M है, the very famous Zara, इनके जितने भी टेक्सटाइल्स हैं ये वहां से आते हैं. अब ये जो टेक्सटाइल्स जहां पर ये जो टेलर्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड. तो मेनी ऑफ देम आर, दे कम अंडर डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. तो दे शट डाउन, दे मे नॉट गिव प्रॉपर सैलरी. तो द गवर्नमेंट अगर इनको प्रेशराइज करती है तो दे कैन ऑल्सो फॉलो ऑल दोज रूल्स जो डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स फॉलो करती हैं. Now, as I said, there are so many industries, there are so many people who are unemployed. अब अर्बन एरियाज में तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है. अर्बन एरिया की मेन प्रॉब्लम पता क्या होता है? अर्बन एरियाज में पीपल आर एजुकेटेड बट दे डोंट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस. बट इन द रूरल एरियाज पीपल डोंट हैव एनी वर्क. जैसे बारिश नहीं हुई या खेतों में अभी मतलब खुदाई नहीं है या फिर फार्मर हैज नॉट, तो दे डोंट गेट. तो फॉर दैट, एंड इट इज सुप्रीम कोर्ट कहता है एवरीवन हैज अ राइट टू वर्क. सबको अपने पेट भरने का पूरा हक है, राइट है. तो टू सपोर्ट दिस राइट टू वर्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड implemented a scheme called NREGA. That is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ये जो
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है इसको पूरा लिखने के लिए, तो प्लीज लर्न इट इट ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो यहां लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, this is implemented in around 625 districts, जहां गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है एंड दोज पीपल हु आर रजिस्टर्ड विद द ग्राम सभा, उनको 100 डेज का श्योर मिनिमम वर्क देती है। इन केस वो काम वहां वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, देन द गवर्नमेंट हैज टू गिव वेजेस अलाउंस। दिस स्कीम में जो है विमेन के लिए 1/3 ऑफ द जॉब जो है दे आर रिजर्व, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके अलावा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, देन प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देर आर सो मेनी अदर स्कीम्स, बट दिस इज वन विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। लाइक किसी गांव के अंदर जो है इरिगेशन के लिए कैनाल बन रहा है, तो अगर localites want to work over there, if they have registered, they get the job over there. In this manner, minimum 100 days guarantee is given for the job. But this is only for the semi-skilled or unskilled people. Next is sectors based on ownership. इसमें से आपके पेपर में एक तो आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ये मैंने लेफ्ट साइड में बना रखा है। मींस इसको, ये जो प्राइमरी है इसको कौन ओन करता है? मैन्युफैक्चरिंग है, अगर गवर्नमेंट ओन करेगा तो पब्लिक सेक्टर है, और अगर उसको कोई प्राइवेट इंसान अदानी ओन करता है या फिर अंबानी ओन करता है या आप ओन करते हो तो वो प्राइवेट सेक्टर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स। तो पब्लिक सेक्टर इज विच इज, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक का नहीं, विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जैसे स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दीज आर ऑल पब्लिक सेक्टर्स। एंड प्राइवेट विच इज ओन्ड बाय, that can be individual, it can be by group of people, Ranbaxy, Tata, anything, Reliance। जो पब्लिक सेक्टर है इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर, मतलब कि वो गवर्नमेंट की वो ड्यूटी है कि वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे, लाइक सेल, जो आपका सेल है, इट प्रोड्यूसेस आयरन एंड इट गिव्स टू द इंडस्ट्रीज एट अ चीपर कॉस्ट। लेकिन इफ इट इज बाय अ प्राइवेट, दे विल बी वर्किंग ओनली फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। द थर्ड वन होता है जॉइंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर, प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है। देयर आर सो मेनी, लाइक आपका दिल्ली मेट्रो। नाउ व्हाई वी नीड, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है क्लास 10, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आप यूएस को देखते हो तो दे हैव अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मींस वहां पर मैक्सिमम जो रेवेन्यू है इट इज जनरेटेड थ्रू द इंडस्ट्रीज एंड दैट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सम कंट्रीज हैव सोशलिस्ट, जहां मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड थ्रू दैट गवर्नमेंट जो है वो मतलब की वेलफेयर के लिए काम करती है। बट इन इंडिया वी हैव मिक्स्ड, we have capitalist, we have socialist. Some industries are with the private, some industries are with the government. क्योंकि India, when it became independent, we were not that much self-sufficient कि हम capitalist economy को follow कर सके, because capitalist economy में profit making होता है and we need the support of government. ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव दिस मच ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिज ओवर द सी, अब वो गवर्नमेंट करेगी तो डेफिनेटली इट इज फॉर द वेलफेयर। इफ ए प्राइवेट कम्स, पहले तो उनके पास उतना पैसा होगा नहीं, एंड अगर होगा देन ऑल्सो दे वुड सी कि उनको कितना वापस मिल रहा है। द गवर्नमेंट ऑलरेडी गिव सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल यूनिट्स, it should give more,
जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। एंड एजुकेशन का जो एक एजुकेशन और हेल्थ है, अभी इसके अंदर अर्लियर द गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल बट देन द प्राइवेट सेक्टर्स केम अप। I'm not talking about the schools, I'm talking about the entire education and health, the medical colleges, the यहाँ पर it is very important that the government takes responsibility, because in India there are many people who are not able to afford मतलब कि what you call as private sector, जो private की जो medicines होती है या education होता है, they are not able to, and then private sectors cannot run their educational institutions in backward areas. So it is very important that the government takes responsibility so that हमारा overall employment भी generate हो रहा है, goods भी generate हो रहे हैं, revenue भी generate हो रहा है, GDP भी improve हो रहा है. So that is this chapter, what we call as sectors of Indian economy. You get a very simple, direct questions from this chapter, like इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपका ये पूरा 3 मार्क आता है, और आपको ये पूरा 3 ऐसे लिखना, सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी लिखकर नहीं छोड़ना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, इवन इट इज ऑफ 3 मार्कर. देन फाइनल वाला जो है वो 2 मार्कर में आ सकता है, हिस्टोरिकल चेंज. और ये वाला जो क्वेश्चन है राइजिंग इंपॉर्टेंट, इट हैज कम इन द ऑप्शंस फॉर 3 मार्कर. देन व्हाट इज द, ये जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है. सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्गाइज एंड सीजनल, 3 मार्कर. राइट सम वेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, 3 और 5 मार्कर. Organized and disorganized, 5 मार्कर. How to protect, 3 मार्कर भी हो सकता है, 5 मार्कर भी. नरेगा अगेन 3 and 5. They are all, this has normally come in identification के आपको दे दिया सेल, पब्लिक डैश प्राइवेट, तो आपको किसी भी प्राइवेट का नाम लिखना है, या आपको नाम दे दिया जाएगा और आपको बताना वो प्राइवेट सेक्टर है. So this is the chapter what we call as sectors of Indian economy.